हेलो वेलकम बैक टू ऑन योर चैनल ए कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हुए अपना कंसेप्ट के साथ लेक्चर को देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे कि आपको आपकी तैयारी में हमारा चैनल मदद कर रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा मदद करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और ताकि हमें भी अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा वैसे टॉपिक को उठाया जाए जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां से वर्तमान समय का जो एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस रहा है उसको करके हम उस टॉपिक को डिटेल डिस्कशन करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साउंड के तीसरे लेक्चर में हम लोग तीसरे लेक्चर पर आ चुके हैं और एकदम कम समय में टू द पॉइंट कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हानिकारक भी है और थोड़ा सा लाभदायक भी है। अगर आप हानि की बात करेंगे तो बहुत इसकी हानियां हैं। अगर आप इसको उपयोग करना चाहेंगे तो आप बेहतरीन तरीका से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो उतना ही उपयोग कीजिए आप सोशल मीडिया का जितना आपकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा आप उपयोग करने का प्रयास नहीं कीजिए। तो चलिए, ये मेरा कहना था, आपको हम समझाए। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा टॉपिक है साउंड। आपको जैसा दिख रहा होगा साउंड क्या है, ध्वनि क्या है। इससे पहले हमने तरंग को पढ़ा है और तरंग में अनुप्रास्थ तरंग पढ़ा, उसके बाद हमने अनुदैर्ध्य तरंग को पढ़ा, उसके बाद हमने विद्युत चुंबकीय तरंग को भी पढ़ा। तो तरंग का डिटेल सॉल्यूशन हम इस चैनल पर आप लोगों को, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाया है और उम्मीद करता हूं कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आप मान लीजिए कोई भी बुक पढ़ते हैं या कहीं भी अध्ययन करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी पहले से, और उसके बाद आप लेवल वाइज भी अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साउंड क्या है? देखिए साउंड क्या है। साउंड एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। एकदम ऑफिशियली तरंग है तो ऊर्जा है, तरंग है तो ऊर्जा है। हम लोग पहले ही बात कर चुके, पढ़ चुके हैं कि जो तरंग है उसमें ऊर्जा होती है। तो ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है? तरंग है, तो इसमें भी ऊर्जा होगी। अच्छा, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। इसी का प्रयोग कर हमारा मस्तिष्क सुनने की संवेदनाएं को एब्जॉर्ब करती है, और जब मस्तिष्क एब्जॉर्ब करती है तो कान के माध्यम से इसे हम आसानी से सुन सकते हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी मस्तिष्क को सुनने की संवेदनाएं प्राप्त करती है। उसके बाद आवृत्ति की बात हमने किया था। आवृत्ति क्या होती है? तो एक सेकेंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में जितनी बार कंपन होगी तो कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहा जाता है। हमने पिछली ही क्लास में किया है आवृत्ति क्या है। तो इन्हीं आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है और इन 3 भागों को हम लोग अच्छी तरह से बिंदुवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है। पहला इंफ्रासोनिक। ये इंफ्रासोनिक क्या होता है? अपसरब ध्वनि क्या होती है? तो वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अर्थात 20 HZ से कम होती है। तो ऐसे साउंड को, ऐसे ध्वनि को हम अपसरब ध्वनि कहते हैं। अपसरब ध्वनि को मानव की कान सुन नहीं सकता है, यानी हम लोग अपसरब ध्वनि को बिल्कुल सुन नहीं सकते हैं। अपसरब ध्वनि को सुना नहीं जा सकता है। तो फिर ये उत्पन्न कैसे होता है, कहां से उत्पन्न होता है? तो आप लोग भूकंप पढ़े होंगे, भूकंप या सुने होंगे, समझे होंगे। भूकंप क्या है? तो भूकंप भी एक प्रकार का तरंग है। देखिए भूकंपीय तरंग जब उत्पन्न होती है ना, भूकंप जब उत्पन्न होती है
तो भूकंप उत्पन्न होते समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है जो मानव भूकंप के आवाज को, साउंड को सुन नहीं सकता है? तो उस समय, भूकंप के समय भी अपसरब ध्वनि उत्पन्न होती है जिसकी आवृत्ति 20 Hz से कम होती है, जो हमारी कान सुन नहीं सकती है। उसके बाद आप ज्वालामुखी को समझे होंगे। ज्वालामुखी उद्गार जब भी होती है, जहां भी होती है, तो ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है तो ज्वालामुखी के समय भी अपसरब तरंग ही उत्पन्न होता है, अपसरब ध्वनि ही उत्पन्न होता है, और उस ध्वनि को भी मानव सुन नहीं पाता है। हम लोग समझे अपसरब ध्वनि क्या है। अपसरब ध्वनि, इसको मानव की कान नहीं सुन सकता है, भूकंप ज्वालामुखी के समय उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होता है, यानी सरब ध्वनि किसको कहते हैं? वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz के बीच होती है। अर्थात 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि को हम सरब ध्वनि कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। और ऑडिबल साउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी साउंड को हम, या हमारा कान, मस्तिष्क एब्जॉर्ब करके सुन सकता है। तो मानव के लिए सरब ध्वनि कितना है? 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz के बीच। उसके बाद हम लोग तीसरा को देखते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को देखते हैं, प्रासरब ध्वनि को देखते हैं। तो प्रासरब ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्रासरब ध्वनि कहा जाता है। और इस ध्वनि को मानव की कान, मानव की मस्तिष्क एब्जॉर्ब नहीं करती है, अर्थात यह मानव की कान सुन नहीं सकता है। कारण इसमें ऊर्जा सर्वाधिक होती है, और इसका जो वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य एकदम न्यूनतम होता है। अच्छा, इसके लाभ भी है, ऊर्जा ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिस कारण इसका उपयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है। यह उपयोगी भी है, मानव के लिए भी उपयोगी है, जबकि कुछ जीव जंतु भी इस ध्वनि का प्रयोग करता है। जैसे चमगादड़, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, चमगादड़, चिड़िया, सांस, व्हेल, हाथी, इन सभी के द्वारा प्रासरब ध्वनि उत्पन्न भी किए जाते हैं, और ये सभी प्रासरब ध्वनि को सुन भी सकते हैं। तो इसका ऊर्जा सर्वाधिक होने के कारण इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने के कारण यह कुछ जीवों के लिए भी उपयोगी है, और मानव के लिए भी इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है। हम लोग देखते हैं प्रासरब ध्वनि का उपयोग कहां कहां किया जाता है। प्रासरब ध्वनि का उपयोग क्या है? चलिए, प्रासरब ध्वनि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है, जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी प्रासरब ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रासरब ध्वनि का उपयोग, पहला उपयोग हम लोग देख लिए, सूक्ष्म जीव तथा कीड़े मकोड़े को मारने के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, जितना भी कीमती धातु होता है, तो कीमती धातु ऊपर से तो देखने में ठीक लगता है, अब अंदर से टूटी हुई, अंदर से दरार है या क्रैक है, इसकी पता हम कैसे लगाएंगे? तो धातुओं के अंदर उत्पन्न क्रैक, दरार का पता लगाने के लिए भी प्रासरब ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद समुद्र की गहराई, यानी समुद्र की गहराई में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार नामक यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है, सोनार किस तरंग के माध्यम से समुद्र की गहराई में छिपी हुई वस्तुओं का खोज कर लेता है, वो संचार प्राप्त कर लेता है। तो इस समय भी, मतलब सोनार में भी प्रासरब ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा उपयोग स्कंदन, स्कंदन में भी प्रासरब ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है, स्कंदन में प्रासरब ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अभी हम बात किए कि चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मानव के लिए भी प्रासरब ध्वनि उपयोगी होता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में किस, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अल्ट्रासोनोग्राफी में
किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग आंसर देंगे प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ईईसी का नाम आप सुने होंगे, ईईसी का नाम आप सुने होंगे, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में भी प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आजकल एक सामान्य बीमारी चली हुई है कि गुर्दे में पथरी, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, किडनी में पथरी हो गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या बिना ऑपरेशन के भी इसको इलाज किया जा सकता है। तो विदाउट ऑपरेशन जो छोटा पत्थर होता है उसको तोड़ने के लिए, यानी गुर्दे के छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ने के लिए भी प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रासरव ध्वनि हमारे लिए काफी उपयोगी भी है। उसके बाद आंख से संबंधित एक बीमारी का नाम आप सुने होंगे, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को भी हटाने में प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो ये रहा आपका अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग। कुछ पक्षियों के लिए भी यह उपयोगी है, तो कुछ मानवों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि मानव इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। खास करके उदाहरण, जितनी भी बातें बताई जा रही है, इन उदाहरण को आप अच्छी तरह से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। उदाहरण पर विशेष ध्यान आपको देना है। उसके बाद आइए देखते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल या वेग, ध्वनि की चाल के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। अब निर्वात में गमन नहीं करने का कारण है कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस। या तो ठोस में गमन कर सकती है, या तो द्रव में गमन कर सकती है, या तो गैस में गमन कर सकती है। निर्वात या शून्य में ध्वनि गमन नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या सभी माध्यम में ध्वनि की चाल एक समान होगी? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाएगी। अच्छा, एक ही माध्यम में भी ध्वनि की चाल, एक ही प्रकार के माध्यम में ध्वनि की चाल एक समान नहीं होती है, उसमें भी ध्वनि की चाल क्या होती है, परिवर्तित होते रहती है। तो आइए देखते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो हम कह सकते हैं ठोस में ध्वनि का चाल, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होती है, जबकि गैस में ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम कम होती है। उसके बाद यहां आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिया गया है, जिसको आपको याद करना है। 20 डिग्री सेल्सियस पर भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल ज्ञात करके दिया गया। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम में सर्वाधिक होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आपको दिया गया, आप याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है जटिल टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद वायु में 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर आप नोट करके याद रखिएगा कि वायु में ध्वनि का चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहां से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, और परीक्षा में प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप याद करके जाइएगा 331। वहां ऑप्शन में 331 नहीं रहेगा, 330 भी नहीं रहेगा, 332 भी नहीं रहेगा, वहां 344 रहेगा। आपको 344 लगाना है। 344 है तो आपको समझना है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस के बारे में पूछा जा रहा है, और 20 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि का वेग वायु में 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो क्या कोई ऐसी कारक है जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करता हो? हम लोग बोलेंगे बिल्कुल, ध्वनि कोई कारक होगा कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करेगा। तो आइए उन्हीं चीजों को हम लोग समझते हैं। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? पहला हम लोग देखते हैं माध्यम के दाब पर। माध्यम के दाब, मान लीजिए ध्वनि जिस माध्यम में जा रही है, सपोज कीजिए थोड़ा सा
कि माध्यम वायु है और ध्वनि क्या कर रही है, जा रही है। सपोज कीजिए, जैसे मानिए कि ये जा रही है, ध्वनि जा रही है वायु में। अब वायु में ध्वनि का वेग होता है 344 मीटर प्रति सेकेंड, अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो अगर जा रही है और इस समय इस पर 100 पास्कल का दाब लग रहा है, 100 पास्कल का दाब लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जा रही है, अब हम क्या किए, 50 पास्कल का दाब इसके ऊपर अध्यारोपित कर लिए। क्या ध्वनि की चाल घट जाएगी या ध्वनि का वेग घट जाएगा? हम लोग बोलेंगे नहीं, ध्वनि का वेग पहले जितना था, दाब बढ़ाने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माध्यम का दाब जो है बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः दाब बढ़ाने से, माध्यम का दाब बढ़ाने से ध्वनि का वेग अप्रभावित रहता है। चलिए फिर दूसरे की अगर हम बात करें, ताप की अगर हम बात करें, क्या माध्यम के ताप बढ़ाने पर, माध्यम का ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या माध्यम के ताप बढ़ाने से ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ेगा? तो बोलेंगे बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि माध्यम का ताप ध्वनि के वेग के समानुपाती होता है। यानी अगर आप ताप बढ़ाइएगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, ताप घटाइएगा तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। अब सवाल उठता है कितना से बढ़ेगा तो कितना घटेगा, कितना घटेगा तो कितना बढ़ेगा। तो वायु में अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ जाएगा। कई बार ये परीक्षा में सवाल यहां से पूछा गया, स्टार मार्क लगा हुआ, इसको आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का वेग हवा में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरी की बात अगर हम लोग करें तो माध्यम का घनत्व, देखिए माध्यम का घनत्व भी ध्वनि के वेग को प्रभावित करता है, और माध्यम का घनत्व जो होता है ध्वनि के वेग के माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः ध्वनि का वेग और माध्यम के घनत्व के बीच उल्टा रिलेशन है। अगर आप माध्यम के घनत्व को बढ़ा दीजिएगा, माध्यम का घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। अगर माध्यम का घनत्व घट जाएगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा वहां वेग कम होगा, जिस माध्यम का घनत्व कम होगा वहां वेग अधिक होगा। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, आर्द्र वायु और शुष्क वायु। आर्द्र वायु में ध्वनि की वेग शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होती है। इसका भी मूल कारण यही है, घनत्व। आर्द्र वायु में ध्वनि का घनत्व कम होता है। देखिए ध्वनि का घनत्व कम है तो वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ध्वनि का घनत्व क्या है, कम। सॉरी, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग ज्यादा है तो मतलब घनत्व क्या है, कम है। यानी घनत्व कम है तो वेग क्या है, ज्यादा है। और जबकि देखिए शुष्क वायु का घनत्व आर्द्र वायु की अपेक्षा अधिक है, और घनत्व अधिक है तो शुष्क वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, कम होगा। उल्टा रिलेशन बनता है। चलिए फिर चौथा हम लोग देखते हैं, माध्यम की प्रत्यास्थता। यहाँ आपको ध्यान देना है, माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है ठोस का एक गुण है, ठोस का। और इलास्टिसिटी क्या होती है कि किसी भी वस्तु के ऊपर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो बाह्य बल लगाने से वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, और जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है पुनः वो अपनी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये ठोस का एक गुण होता है, इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब प्रत्यास्थता और ध्वनि के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यानी प्रत्यास्थता, माध्यम का प्रत्यास्थता अधिक होगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिक। देखिए ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यानी माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होगी तो उसमें ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिक। देखिएगा इसीलिए कहा जाता है कि स्टील सबसे अधिक इलास्टिक वस्तु है, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी स्टील में पाई जाती है। तो स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड भी किसमें होगा,
स्टील में होगा। उसके बाद देखिए गैसों में ध्वनि का वेग, गैसों में ध्वनि का वेग जो होता है, भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। अब क्या ऐसा कारण है कि अलग अलग गैसों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है? तो गैसों में ध्वनि का वेग गैसों के अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी गैसों के अनुभार पर निर्भर करता है कि उसकी स्पीड, उसमें ध्वनि की स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार 44 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का अनुभार 32 होता है, क्लोरीन का अनुभार 71 है, हाइड्रोजन का अनुभार 2 होता है, नाइट्रोजन का अनुभार 28 है। आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा अनुभार क्लोरीन का है। तो जिसका अनुभार सबसे ज्यादा उसमें ध्वनि का वेग सबसे कम। अगर उदाहरण देकर के पूछा जाए इसी में से मान लीजिए कि सबसे कम अनुभार किसका, सबसे कम ध्वनि का चाल किसका है, तो हमारा आंसर होगा जिसका ज्यादा अनुभार होगा उसका सबसे कम स्पीड होगा। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा अनुभार है तो इसका वेग, इसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। तो वही हाइड्रोजन का अनुभार सबसे न्यूनतम है तो हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा। चलिए, तो इस तरह से हमारा यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लगे आपको कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से या आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है या आपकी परीक्षा में थोड़ा सा भी उपयोगी साबित होता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा फॉरवर्ड करने का प्रयास करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर बच्चे जुड़ते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि पूरा जीएस पूरे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस चैनल पर तैयारी करवा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।